खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। कई सालों से एक सवाल सियासत के गलियारों में गूंज रहा है कि क्या वक्फ सिर्फ आस्था का मसला है, क्या यह दीनी मामला है या फिर एक ऐसा तंत्र बन चुका है जो संविधान से बड़ा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को एक नई दिशा दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पूर्ण रूप से स्टे देने से इनकार कर दिया, लेकिन 3-4 बड़े अहम बदलाव भी कर दिए। और जो प्रावधान थे इस कानून में 3-4 बड़े महत्वपूर्ण थे, उनको स्टे कर दिया। पहली, जो 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकती। दूसरा, बोर्ड में मेंबर की संख्या को लेकर है। और तीसरा, उनकी नियुक्ति का तरीका। इन तीनों बातों पर होगा। कोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि अब सवाल ये है कि क्या इससे वक्फ संशोधन कानून पर खड़ा हुआ बखेड़ा थम जाएगा या फिर ये अंतरिम फैसला धर्म, सत्ता और कानून के बीच ज़्यादा दरारें पैदा करेगा। हालांकि सुनवाई लंबी चलनी है और फुल एंड फाइनल फैसला आने में भी देर लगेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फजीहत से बचा लिया, तो कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ तकनीकी राहत है, असली बहस अभी बाकी है। और इसी के साथ एक और बड़ा सवाल, जो वक्फ संशोधन को संवैधानिक सुधार कह रहे थे, क्या वे सियासी दुष्प्रचार कर रहे थे या वो आवाज़ें थी जो संविधान की आत्मा की रक्षा कर रही थी। केंद्र और राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स को जो न्यूनतम संख्या में ही रखें और कोशिश करें कि सरकारी प्रतिनिधि भी मुस्लिम समुदाय से हो। क्या अब वक्त आ गया है कि वक्फ संशोधन कानून की मरम्मत की ज़रूरत है या मरम्मत की जाए, या फिर ये वही पुरानी राजनीति, नाम बदल दो, नियम बदल दो, मूल ढांचा वैसा ही रहने दो। और क्या वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं को संविधान के बराबर या संविधान से ऊपर रखने की कोशिशें अब थमनी चाहिए या फिर बहस ही सांप्रदायिकता के नाम पर दबा दी जाएगी। और जो सवाल पूछेगा उसे प्रोपोगंडा फैलाने वाला बता दिया जाएगा, राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा। तो मंथन में आज हम इसी पर बहस करेंगे, बात करेंगे। वक्फ कानून पर संशोधन जो है उस पर हम बात करने वाले हैं। वक्फ कानून पर रोक नहीं, संग्राम जारी है। हमने इस पूरे जो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकीलों की बात आपके लिए रखी है, उसे देखिए। The Honorable Supreme Court has made very categorical interim order today. Number 1, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Maniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. Only there is a interim order in favor of the petitioners regarding that they cannot be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट पर पिटीशन लगी हुई थी उन पर फैसला दिया है, इंटरिम फैसला दिया, महत्वपूर्ण फैसला है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बैलेंस फैसला है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की सेक्शन 3 और 4 थी उसके लिए मान्यता दी है और साथ में जो वक्फ मेंबर की बात थी
उसमें 3 मेंबर अवश्य रहेंगे। हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं उनमें से, क्योंकि अभी तक ये आरोप था और सच्चाई भी थी, खाता न वही जो वक्फ कह दे वही सही। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वक्त ने उसको सही मान लिया जाता था, लेकिन अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बैलेंस फैसला है और जो लोगों की मांग थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगनी चाहिए, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। 3 सदस्य रहेंगे, इससे कि कभी भी किसी भी धर्म के व्यक्ति का अभी तक जैसे भूमि पर जमीन हो जाती थी, 10-10, 20-20 रुपए किराए जमीन के लिए जा रहे वक्त की, जबकि वक्त की जमीन दीनी प्रयोग के लिए थी। दोनों अधिवक्ताओं की अपनी अपनी राय है। डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने चर्चित अधिवक्ता हैं और दूसरे वरुण सिन्हा जी। दोनों अधिवक्ताओं ने अपने तरीके से इस नज़रिए को रखा है। मुझे लगता है कि ग्लास आधा भरा है और ग्लास खाली है, आधा खाली है। इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से इस तरीके से पक्ष और विपक्ष से डिफरेंशिएट कर रहा है, ये डेफिनेशन इसकी दे रहा है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आई हैं, उसे सुने। तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो ये तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिसमें उन्होंने वक्फ बाय यूजर को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में लाने की रोक लगाई या अन्य जो रोक लगाई है, उन सारे फैसलों का स्वागत और सरकार के मुंह पर, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के ऊपर ये रोक एक करारे तमाचे के तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोगों को रिलीफ हासिल होगी। विपक्ष के नेता और धर्मगुरुओं की अपनी अपनी ये राय है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन के समर्थन में जो बयान है सत्ता पक्ष के लोगों के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में
जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, ये फैसला स्वागत योग्य है। और इस फैसले ने ये बता दिया है, इस फैसले ने ये मोहर लगा दी है कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो नियत थी वक्फ संशोधन अधिनियम को ले आने के पीछे, वो जो नियत है बहुत साफ और बहुत पाक थी। जो मोदी सरकार की नियत थी वो केवल और केवल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए थी, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए थी, मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के लिए थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो भी चीज जरूरी होगा हमारे वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, हम वो तमाम चीजें करेंगे। वक्फ की संपत्ति ये गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों की संपत्ति है, उस संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। यही इस अमेंडमेंट की नीयत थी, यही इस अमेंडमेंट के पीछे की सोच थी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम इस नीयत को और मजबूती से आगे ले जाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के वक्फ राज्य मंत्री दानिश अदाज अंसारी एक बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो संशोधन था सरकार इसको लेकर आई थी इसलिए क्योंकि गरीब मुसलमानों को हक मिले, वक्फ पर जो बड़े बड़े कुंडली मारकर बैठे हुए लोग हैं उनसे इसको मुक्ति मिलनी चाहिए। ये बड़ी बात है। आपने देखे मौलानाओं का पक्ष अलग है, उसमें भी एक मौलाना कह रहे थे कि साहब ये गरीबों के हक में फैसला बढ़िया बात है, दूसरे मौलाना कह रहे थे हमें पूरा न्याय नहीं मिला। सत्ता पक्ष कह रहा कि हाँ हमें उम्मीद है कि जब फुल एंड फाइनल, विपक्ष कह रहा था जब फुल एंड फाइनल आएगा तो उसमें पूरी रिलीफ मिलेगी। तो सत्ता पक्ष ने कहा कि जो रिकॉर्ड डिबेट हुई है संसद में उसकी आत्मा को समझा है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा दिलचस्प बयानात भी हैं और बड़ी दिलचस्प चर्चा भी मुझे ये लग रही होने की उम्मीद है। आज हमारे इस कार्यक्रम मंथन में मेहमान जुड़ गए हैं। सादाब सम साहब अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अजय शुक्ल इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। अजय जी आपका स्वागत है। जस्टिस आदित्य मित्तल साहब हैं, पूर्व जज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी आपका स्वागत। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत। शहरयार खान कांग्रेस के प्रवक्ता, नमस्कार शहरयार भाई, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने इस कार्यक्रम में कहा था कि भाई दोनों पक्ष कहते हैं ना, जब अब तो आजकल कानून की देवी का वो जो तराजू है आंखों में पट्टी वाला वो हट गया है, तो उसकी जगह संविधान का मसला आ गया है, लेकिन जो तराजू है वो बड़ा तोल कर, तो आज जो ये अंतरिम आदेश या फैसला जो भी इसे कहें, ये बहुत तोल मोल कर है कि थोड़ी आपकी थोड़ी उनकी, दोनों को बैलेंस करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा है। सत्ता पक्ष की मंशा को भी समझा है और विपक्ष के ऐतराज़ को भी समझा है। शहरयार के पास मैं जाऊंगा। सादाब सम साहब लगातार मुझे लगता है सुबह से बहुत ही मसरूफ़ रहे होंगे, क्योंकि आज मोस्ट डिमांडिंग नेता और वो रहे होंगे आज। सादाब साहब पहली प्रतिक्रिया, चूँकि आज सारे लोगों ने आपसे यही सवाल किया होगा पहली प्रतिक्रिया, तो मैं भी क्यों रह जाऊँ, मैं भी यही सवाल करता हूँ आपसे, बोलिए। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कि जो एक विपक्ष द्वारा भ्रम के बादल बनाए गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत शानदार निर्णय दिया है, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं।
विपक्ष द्वारा कहा गया कि ये संविधान का उल्लंघन है, गैर संवैधानिक है, इसको डस्टबिन कर देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जन्नाटेदार तमाचा विपक्ष के चेहरे पर मारते हुए यह बता दिया कि ये पूर्णतः संवैधानिक है, इसको स्क्रैप नहीं किया जा सकता। इसके कुछ बिंदुओं पर अगर आपको दिक्कत है तो हाँ, उन दिक्कतों पर चर्चा की जा सकती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, किरण रिजिजू जी जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पूरे दोनों सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, पूरी ताकत के साथ मिलकर सबने देश के अंदर हो रहे सबसे बड़े भ्रष्टाचार इस वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस तरह से अंकुश लगाते हुए और ये तय किया कि इसकी मनमानियों को भी रोकना है, इसकी गुंडागिर्दी को भी रोकना है और इसके अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए जो गरीब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड हक है, वक्फ, उस वक्फ को उन गरीब मुसलमानों के हक पे लगाना है। जो डाका डाल के चंद परिवार उसके ऊपर बैठे हैं, उन परिवारों से, उस औकाफ की, वो जो वक्फ माफिया बैठा है उससे, और जो वक्फ लुटेरे बैठे उन तमाम लोगों से संपत्ति को वापस लेकर गरीब मुसलमान जिसका ये हक था उसको दिलाने का काम करना है, जिससे वो मुख्य धारा में जुड़ सके और देश को कम एसेट्स लगाते हुए जो गरीब मुस्लिम समाज है, जो पसमानदा समाज है, उसको मुख्य धारा में जोड़ते हुए उसके पैरों पर उसे खड़ा किया जा सके। उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद भी करता हूं सरकार का और साफ नियत पे उनका आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि नियत साफ मैंने नहीं कही, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि सारे एविडेंस देखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा और उन्होंने इसे टिप्पणी में अपने नोट डाउन कराया कि कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया जाए। तो जो लोग देश जलाने की बात कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल जला रहे थे, जो देश जलाने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर ये जन्नाटेदार एक और तमाचा है जो हमारी नियतों पर शक कर रहे थे। जो बहुत ईमानदारी के साथ, मैं एक बात को और कह के अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि बहुत ईमानदारी के साथ सरकार ने ये प्रयास किया है कि गरीब मुसलमान, जिसके बारे में कहा गया मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, जिससे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया, अब ये बताइए अरबों खरबों की अकूत संपदा उस समाज के काम नहीं आ पा रही है, चंद परिवार इसका दोहन कर रहे हैं, चंद वक्फ माफिया इसको लूट रहा था और अपनी तो संभाली नहीं जा रही है और औरों की संपत्ति पर नजर रख रहा था। तो मुझे लगता है कि आज वक्त की जरूरत थी और ये सत्य की जीत हुई है, इसलिए सत्य में जयते, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर। शादाब साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे इस मसले को आपने हमारे दर्शकों को समझाया भी, जो कि आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखा और जो बिल के समर्थन की बात है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रखी है। लेकिन मेरे एक दो सवाल हैं शादाब साहब। सबसे ज़्यादा जो चर्चा दिक्कतें थी विपक्ष को कि साहब सीईओ गैर मुस्लिम बनाने का प्रावधान था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जहाँ तक संभव हो सीईओ मुसलमान ही हो या अल्पसंख्यक हो, जो भी बातें कही हैं। उसके अतिरिक्त जो डीएम को असीमित अधिकार देने की बात थी कि डीएम के जरिए कुछ भी करो, और ये जो लोग वास्तव में वक्फ में काम कर रहे थे या जो विपक्ष के लोग थे या जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे इस देश में, वो कह रहे थे कि साहब डीएम के पास असीमित अधिकार है, वो कुछ भी करेगा, तो डीएम तो सरकार का प्रतिनिधि होता ही है, तो सरकार के इशारे पर काम करता रहेगा। तो इन दोनों मसलों पर आपको नहीं लग रहा कि मुश्कें कस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल नहीं। मैंने फिर कहा, मैं बहुत सारे नेताओं को सुन रहा था, आपके चैनल पे भी टिप्पणी दिखा रहे थे विपक्ष के नेता, हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। तो हवाओं का रुख बदला है, अब वो भी कह रहे नहीं ठीक है, ये निर्णय ठीक आया है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से यही निर्णय था, हमने पहले भी, बता दीजिए कहाँ लिखा है कि कहा कि डीएम के ऊपर आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। पहले भी प्रावधान थे कि जो कलेक्टर के आदेश होंगे उसके बाद आप न्यायालय जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड का दो लेना देना क्लियर होता है, अगर मेरे खाते से कोई संपत्ति, मान लीजिए कि चौहान जी अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में दान कर रहे हैं, तो चौहान जी के खाते से वो कटे ना और वक्फ बोर्ड में वो दर्ज हो जाए, तो डिस्प्यूट भविष्य में खड़े रहेंगे कि नहीं। इसलिए कहा गया था कि जब कोई अपनी संपत्ति को दान करे, ये उत्तराखंड के अंदर हमने लागू किया हुआ है
कि उत्तराखंड में हमने जिलाधिकारी को वक्फ का उपायुक्त बनाया जी। है, और उससे क्या होता है कि जो आप संपत्ति वक्फ में कोई दर्ज करता है तो हम उस संपत्ति के पेपर्स पहले डीएम के पास भेजते हैं, डीएम उन पेपर्स को वेरीफाई करता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो उसे क्लियर कर देता है और हम उसे वक्फ में दर्ज कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन होता है तो फिर उसके बाद हम उसे रोक देते हैं। तो अब बात यह है कि आप कहें कि ये पूरी पावर दे दी थी और वो लूट लेते, अब तो आप खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते रहिए। न पहले पावर डीएम को दी गई थी, न अब दी गई है। पहले भी जो सर्वोच्च निर्णय था वो जुडिशरी को करना था, अब भी सर्वोच्च निर्णय जुडिशरी को करना है, और तब भी रेवेन्यू का जो जिले का मालिक होता है वो डीएम होता है, और आज भी वही है। और इसलिए हमने उसको बहुत पोलाइट वे में करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि विपक्ष को हमारी हर खूबी में खामी निकालनी है, वो उनका अधिकार है, वो विरोध की राजनीति करते हैं, वो करते रहें, तो उससे मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं। दूसरा प्रश्न आपने कहा सीईओ हमने पहले भी कहा था, क्योंकि हमारे पास देश के अंदर मुस्लिम पढ़े लिखे जो अधिकारी हैं उनकी कमी है। और अगर कहीं ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, अगर कहीं मान लीजिए कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं है तो मैंडेटरी है कि वो एक मुस्लिम ही होना चाहिए, चाहे वो कैपेबल हो ना हो। क्या आप किसी डॉक्टर के पास ऑपरेट कराने जाते हैं तो क्या आप ये कहते हैं डॉक्टर मुसलमान ही होना चाहिए, चाहे वो हार्ट सर्जन अच्छा हो कि ना हो, 2 मिनट में काम 25 हो जाएगा, निकल जाएंगे, तब तो आप बेस्ट टू बेस्ट ढूंढते हैं। तो अधिकारी जो वक्त को चलाएगा वो बेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमें लगता है कि उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके धर्म और जाति के ऊपर। इसलिए उसके बावजूद भी माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रायोरिटी मुस्लिम हो, हाँ ये हम भी मानते हैं प्रायोरिटी मुस्लिम हो, कहीं सरकार ने नहीं कहा कि प्रायोरिटी मुस्लिम ना हो। अगर कोई मुस्लिम अधिकारी है तो वो क्या बड़े बड़े सचिव नहीं होते हैं? मेरे यहाँ अहमद इकबाल साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड में। तो काबिलियत अगर आपकी है तो आपको कोई भी सर माथे रखेगा, और आपकी काबिलियत नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो काबिलियत को आधार बनाइए, ना कि धर्म और जाति को। मुझे लगता है इन दोनों बातों में जिसमें विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, हमने कहा गिरे तो गिरे, टांग ऊपर रहे, और आपकी टांग ऊपर रहे, आपका सर सलामत रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मुस्कुराते रहिए। क्योंकि आज लोकतंत्र ने दोबारा अपने आप को जिंदा करने की ये बात साबित की है। और जो आप लगातार आरोप लगा रहे थे, आपके आरोपों को खारिज करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत शानदार निर्णय दिया है। अब आप उसके ऊपर लीपापोती कितनी भी करते रहें, जो आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे समाज को और देश को, वो साफ हो गया है कि आपने जो देश जलाया, जो पश्चिम बंगाल जलाया, वो केवल और केवल आपकी राजनीति थी, केवल विरोध के लिए थी। और आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो अच्छा हो रहा है वो आपके विरोध के कारण अच्छा होगा, जबकि आपको जो 75 साल काम करने के लिए मिले थे वो आप नहीं कर पाए। ठीक है सादाब साहब, ठीक है। अब शहरयार खान साहब को लेते हैं, उन्हें थोड़ा मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी बातों का वो जवाब देना चाहते होंगे। शहरयार साहब आप आ जाइए, इस चर्चा में शामिल हो जाइए। शहरयार साहब, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं झन्नाटेदार तमाशा, वो कह रहे हैं झन्नाटेदार तमाशा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पड़ा किसको है झन्नाटेदार तमाशा। ये दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहे हैं एक दूसरे को झन्नाटेदार तमाचा पड़ा। तो एक तो पहली बात ये बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि भाई वो तो कह रहे हैं सब तो ये पहले ही से था, आप सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कह दिया तो आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश थे, अंतरिम आदेश थे, वो इसी और इशारा करता है। अब जो ये भाजपा की सरकार ये एक्सरसाइज कर रही है, सुबह से कुछ वकीलों के थ्रू वहां पर खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में, और नैरेटिव बना रही है कि ये हमारी जीत है, ये इनकी हार है। और लोकतंत्र की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान की, उस इनकी जीत है जो पूरा देश जिसमें के साथ जीना चाहता है। पिछले 11 साल से इस देश में इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने का जो काम किया जा रहा है, जो राहुल गांधी जिस किताब को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये वोट चोर लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए वोट की चोरी से लेकर संविधान को तोड़ मरोड़ के संविधान की मूल आत्मा को खत्म करने का जो खेल चल रहा है, आरएसएस का जो एजेंडा लागू करने की नाकाम कोशिश हो रही है, वो ये देश के 140 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट में कहाँ आरएसएस का एजेंडा आ गया भाई? शहरयार भाई, सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस का एजेंडा कहाँ आ गया? अनेकता की जो खूबसूरती है, निश्चित ही ये उस तरफ इशारा है सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। अब ये कुछ भी अपना विधवा विलाप कर ले, अपनी ये दिखती हुई ये इस पे हार को, ये तो आप लोग विधवा विलाप वाला शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। विधवा विलाप वाला शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। विधवाओं का अपमान है, मत कहा करिए आप लोग।
मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, विधवा विलाप मत कहा करिए। रुक जाइए, मैं जा रहा हूँ पूरी बातों पे। अब गजेंद्र जी, जो आपने मेरे से पूछा कि विपक्ष के अब इसको अपना जीत के रूप में देख रहा है, विपक्ष जीत के रूप में नहीं देख रहा। विपक्ष जो बात थे जेपीसी में भी रखना चाह रहा था। 11 सदस्यों को जो 600 पन्नों की रिपोर्ट पेश करी, वो रिपोर्ट सुबह 11 बजे देते हैं और शाम को 4 बजे तक का टाइम देता है कि इसमें आपने डिसेंट नोट दे दीजिए। और मोदी जी या मोदी सरकार में किरण रिजिजू बैठ के सुबह 11 से 4 के बीच में वो 600 पन्नों की रिपोर्ट का अध्ययन करके दे देते, तो वापिस विपक्ष के भी मेंबर दे देते, क्योंकि इनको सिर्फ एक्सरसाइज देश के सामने परसेप्शन बनाने के लिए डिबेट चल रही है गौरी। ऑनलाइन इन्होंने लोगों से उसके एडवाइस मांगे, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए मांगे, लेकिन किरण रिजिजू ने ये नहीं बताया कि उसमें से कितने को एडमिट करा। वो तो छोड़ दीजिए, जो 1 लाख से ऊपर उसमें वो आए थे डिसेंट नोट की तरह, इन्होंने वो डिसेंट नोट जो विपक्ष की जेपीसी के मेंबर के थे। अरे भाई, आप तो कहते हैं मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, ईमेल कहाँ से चले गए? मदरसों में फैसिलिटीज दिए, किसने भेज दिए मेल्स? कहाँ से आ गए? घर में बैठ के लोग लगाए थे क्या? ये चाटुकारिता करके अरे आप मत कीजिए चाटुकारिता। खा गए, लूट के खा गए वक्त, शर्म नहीं आ रहे? वक्त लूट के खा गए आप बेशरम लोग, गरीबों का सदके ज़कात का पैसा खा गए आप, शर्म मर गई आप लोगों की। बता दीजिए कौन है वक्त के लुटेरे? किसने लूटा वक्त को? आप लोगों ने नहीं लूटा तो क्या हाल हुआ? क्या है वक्त की प्रॉपर्टी? लुटेरे कहीं के, वक्त चोर। शहर यार की तो आवाज ही बंद हो गई भाई। शादाब साहब, क्या कर दिया आपने ऐसा? ठीक है, ठीक है, अब मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक। आप देख रहे हैं पूरे वक्फ कानून पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया अपने अंतरिम आदेश में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो एतराज़ थे विपक्ष के, मुस्लिम कम्युनिटी के, मौलानाओं के, उनको स्टे कर दिया है। और इससे दोनों, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि ग्लास आधा भरा है, ग्लास आधा खाली है, इस तरीके से ये परसेप्शन आज इस आदेश को लेकर अलग अलग तरीके से बयान आता है। हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा ब्रेक से पहले हो रही थी। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। अशोक तिवारी जी, इस पूरे मसले को लेकर अभी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शादाब शम्स साहब, वो लगातार बहुत आक्रामक तरीके से वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने लूट लिया गरीब मुसलमानों का हक, और ये इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो 1 लाख 2 लाख एतराज़ जो आए हैं वो मुसलमान तो पढ़े लिखे नहीं, आप लोग कहते हैं, इतने मेल कहाँ कर दिया मुसलमानों ने, तो इस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं वो। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि ये तमाचा है, आप लोग भी कह रहे हैं तमाचा है, कोई झन्नाटेदार कह रहा है, कोई फन्नाटेदार कह रहा है, मसला क्या है? सर, आज का जो समय चल रहा है बहुत ही विकराल समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। आज सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा न्यायालय है जो इस देश के लिए वरदान है। सर्वोच्च न्यायालय पर हम पूरे देशवासी भरोसा करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए एक राहत का काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का स्वागत करते हैं। जिन बिंदुओं पर निर्णय दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बड़े अहम बिंदु थे, बड़ा ही जरूरी था इन पर जो है राहत देने का। और अभी ये न्याय प्रक्रिया अभी जारी है, न्याय प्रक्रिया अभी अधूरी है, अभी और आगे पूरी होगी है। अभी जो राहत दी गई है उसका हम स्वागत करते हैं। अभी जो जिन बिंदुओं पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला आया है, उसका स्वागत करते हैं। अब कौन से बिंदु हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। असीमित अधिकार देना डीएम को, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं था, इस पर लगातार विरोध हो रहा था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर निर्णय दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 5 साल जो मुस्लिम होने की बात कह रहे थे उस पर भी उन्होंने रोका है, उस चीज को भी उन्होंने नसीहत दी है, गाइडलाइन जारी किया है। आज सीईओ की बात हो रही थी
वो मुस्लिम से ही हो, सही बात है, वक्फ बोर्ड है, संपत्ति अधिकतर दान मुस्लिम ही कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम का ही दान है, और उस दान का देखरेख कौन करेगा? सीईओ जो है होना चाहिए मुस्लिम से, ये भी अच्छी बात है। तो अभी तमाम अच्छी बातों पर, अच्छे बिंदुओं पर फैसला आया है, आगे फैसला आना बाकी है। हमें पूरी उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय जो हित में होगा, जनहित में होगा, वही फैसला करेगा। स्वागत करते हैं इसका। आज आप देखिए, मैं अलग हटके जा रहा हूं इससे, आज बताइए कि देश में जब चुनाव आयोग की आफत आई, चुनाव आयोग ने आफत डाला देश के ऊपर, तो उस न्यायालय ने ही राहत दिया SIR में। उसने ही कहा कि आज आधार को जोड़िए, आप 65 लाख लोगों का नाम उजागर कीजिए। जो मिली भगत चल रही थी जबरदस्त तरीके से, उसको भी उसने जो है रोका। सर्वोच्च न्यायालय हर जनहित के कार्य कर रहा है, हमें पूरा फैसला मंजूर है, पूरी उम्मीद है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय आगे भी जनहित में फैसला करेगा। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात अशोक तिवारी जी ने की। समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, इस कार्यक्रम में लगातार मौजूद हुए। अजय जी, अगर आप इस फैसले का विश्लेषण करें तो वो कैसे करेंगे आप? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि जो ये वक्फ संशोधन बिल लेके आया, वो कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई, नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आई। यदि इसके 1, 2, 3, 4 जितने भी यदि प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड करता है या स्टे करता है या खारिज करता है, तो उस स्थिति में तमाचा किसको लग रहा है? स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति लेके आया। यदि दुर्गेंद्र जी कोई आइडिया लेकर के आते हैं और उस आइडिया के कुछ प्रारंभ खत्म किए जाते हैं, तो सब तमाचा तो उनके ही पड़ेगा, या मैं लेके आऊंगा तो मेरे पड़ेगा, कोई दूसरे के तो नहीं पड़ सकता है। अब आता हूं कि जो आपत्तियां थी वो 5 बातों को लेके आपत्तियां थी। पहली आपत्ति इसी बात पे कि मुस्लिम परंपरा का पालन होना चाहिए 5 साल, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया, जो मेन थी। दूसरा था कलेक्टर को असीमित अधिकार नहीं होने चाहिए, वो किसी प्रॉपर्टी को यदि डिस्प्यूटेड घोषित कर दे तो फिर उस स्थिति में उसे डिस्प्यूटेड मान के वो वक्फ नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वह खारिज कर दिया और कलेक्टर की कह दिया कि कलेक्टर नहीं, न्यायाधिकरण में ही जाना होगा आपको, तो वहां पर भी वो मेन चीज खारिज हो गई। तीसरा, सदस्यों के मामले में इन्होंने जो प्रावधान किया था, वह प्रावधान निश्चित रूप से ऐसा था कि उसमें गैर मुसलमान कितने भी भरे जा सकते थे। ऐसी स्थिति में 3 पर सीमित कर दिया और साथ ही यह भी सलाह दे दी कि उसका चेयरमैन कोशिश की जाए जहां तक संभव मुस्लिम हो। तो एक प्रकार से तो ये 3 मेन चीजें थी। एक जो थी कि इन्होंने उस प्रावधान में किया सिर्फ 2 ही महिलाओं को किया, जबकि जो संशोधन अभी महिला सशक्तिकरण का लाया जा रहा था, उसके मुताबिक उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है आधी होनी चाहिए या कम से कम 33% होनी चाहिए। तो उस स्थिति में 4 महिलाएं या 3 महिलाएं तो बनती थी। तो ऐसी स्थिति में पहले जो प्रावधान था उसमें महिलाओं के लिए कहीं ये नहीं था, 10 महिलाएं भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 1 भी नहीं हो सकती थी जी। तो इस तरह से स्थितियां ये हैं कि कमोबेश जो 5 मेन आपत्तियां थी वो तो इससे सॉल्व हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है, फाइनली अभी ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है, और इंटरिम ऑर्डर के बाद में जो ऑर्डर आएगा निश्चित रूप से वो क्या होगा आने के बाद, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि बता दूं कि हाँ क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि यदि 3 मामलों में प्रावधान किया है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इतना सुनने के बाद, इसका मतलब है इन 3 मसलों पर वो सहमत है। और यह सहमति उस बिल की उन चीजों पर जाकर के खारिज कर देती है सरकार की उस बात पे कि कलेक्टर मालिक नहीं है, कलेक्टर नौकर है, वो सेवक है और वो सिर्फ इसमें असिस्ट करेगा, मालिक बन के नहीं बैठेगा। अब आता हूं लास्ट बात पे। सबसे बड़ी चीज ये है
कि इसको लेके लड़ने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई। जब वक्फ बनाया जाता है तो वक्फ का मकसद ही होता है कि हम धर्म के लिए, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और जो गरीब गुरबा हैं, उन सब के लिए इसमें इमदाद करेंगे। तो साहब उनके लिए प्रावधान होना चाहिए था कि आप इसमें आने वाली इतनी इमदाद का इतना % गरीब पर खर्च करेंगे, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन आपने जिस तरह से बनाया उसमें यह प्रावधान कि कहीं ना कहीं कुछ विशेष लोग जब चाहे कब्जा कर लें, क्योंकि इसमें यदि मेंबरान गैर मुस्लिम होंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए वो खतरे टल गए जो मुख्यतः खतरे थे, जो मुस्लिम समाज को लग रहे थे। आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी, जो आज तक सबसे ज्यादा जितने 800 कुछ बुलडोजर चले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में रखा था, तो वो जो बुलडोजर चले हैं उनमें यदि संख्या देख लीजिए तो उनमें 90% से अधिक वो मुसलमान हैं जो गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, भूखा बिलखता हुआ मुसलमान। यानी जब आप उसके हित की सोच ही नहीं सकते हैं तो आप इसमें आकर के उनकी संपत्तियों में आके कहां सोचेंगे। यह एक विषय खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चिंतन करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बेवजह की बहस का कोई मतलब नहीं है। आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्डर दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। सादाब शम्स साहब एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहते हैं, फिर उसके बाद खेमचंद शर्मा के पास जाऊंगा। सादाब शम्स साहब एक सवाल मेरा भी इसी में जोड़ लीजिए। हमारे एक सहयोगी पूछ रहे थे कि इससे गरीब मुसलमानों के जीवन में कैसे बदलाव होगा, क्योंकि अजय जी ने तो बता दिया कि 90% को तो घरे गिरा दिए हैं, कैसे बदलाव आएगा। अब ये बदकिस्मती है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं पत्रकारिता पे सवाल उठा नहीं सकता क्योंकि मैं भी इसी बिरादरी से निकल के आया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं इस तरह की बात करके। मैं बताता हूं क्यों। उन्होंने कहा कि ये नाटेदार तमाचा उसको लगा जिसने जो लेके आया। भाई आप कह रहे थे ये असंवैधानिक है, कोर्ट कह रहा है संवैधानिक है, तो झूठ कौन बोल रहा था, जनता को गुमराह कौन कर रहा था? एक बात हम कह रहे थे ये पूरा लीगल फॉर्मेट है, सरकार बायस नहीं है, समाज के हित के लिए ला रही है। आप कह रहे थे नहीं ये तो छीन लेंगे, मस्जिदें छीन लेंगे, मदरसे छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे। अब कोर्ट कह रहा है कि इनकी मंशा सरकार की कहीं गलत नहीं दिख रही। अब सर्वोच्च न्यायालय का अधूरा आदेश पढ़ के सुनाएंगे क्या? आधा मानेंगे, आधा घर में बैठ के जैसा दिल करे उतना खा लो, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तो ऐसा तो नहीं चलता है ना। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 विषय इन्होंने बहुत अच्छे रखे। इन्होंने कहा कि वो जो ये प्रॉपर्टी है इसका विश्लेषण हुआ, वहां कहा गया मुसलमानों को राइट्स मिलने चाहिए, मुसलमानों के लिए था। भाई कहाँ हिंदू मुसलमान? ये वो लोग हैं जो कह रहे थे आप तो अजय शुक्ला होके पैरवी कर रहे हो, वो कह रहे नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड इन वक्त, और शुक्ला जी आपा पीटने को तैयार बैठे कि नहीं मुसलमानों की बात करेंगे, वो कह रहे नॉन मुस्लिम। ये तो इस देश की खूबसूरती है भाई। चौहान जी नहीं आते, शुक्ला जी आप भी आते। हम ये कह रहे सादाब साहब इस देश में जितने मुसलमानों के नेता हुए वो हिंदू हुए सबसे ज्यादा जी। हमने कहा मुसलमानों के सबसे बड़े नेता इस देश के हिंदू ही हुए, 3 होंगे। अरे रहेगा ना, हम गलत कहां थे? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नॉन मुस्लिम रह सकता है तो हम गलत कहां थे? हम यही तो कह रहे थे। हमने जो कुछ कहा, हम सेक्युलर मुल्क है, सबको साथ लेके चलेंगे और किसी श्राइन में कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं रहेगा। श्राइन में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन पैसे के हिसाब किताब में, देखभाल में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करा। किराएदार हिंदू हो सकता है, वक्त बेनिफिशियरी हिंदू हो सकता है, डोनर हिंदू हो सकता है, दरगाह पे जाने वाला अकीदतमंद हिंदू हो सकता है, लेकिन सदस्य हिंदू नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई भाई? ये ऐसा मत करो ना, देश को बांटने की नापाक साजिशें मत करो। ये देश देख रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। पॉलिटिकल जवाब तो आ गया कि कैसे इस पूरे जो व्यवस्था से कैसे गरीब मुस्लिम का उत्थान कैसे होगा, जरा वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी कोई पूरा टाइम दे देंगे? बोलिए। नहीं आपको भी देंगे, आपको भी मैंने खुलकर बोलने का मौका दिया है। बोलिए बोलिए सादाब साहब जल्दी से। जी मुझे एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो गरीब मुसलमानों का कल्याण कैसे हो, जो सच्चर कमेटी के में मुसलमानों की स्थिति दलितों से ज्यादा बदतर बताई, तो इस आदेश को आप उनके कल्याण के आलोक में कैसे देखते हैं? जल्दी से। देखिए वक्त की संपत्तियों के ऊपर ये वक्त गरीबों के लिए था, सदके ज़कात खैरात का पैसा था।
और इसके ऊपर गरीबों को घर बना के दिए जा सकते थे। लेकिन यहाँ क्या बना, मेरे यहाँ उत्तराखंड में अकबर अहमद डंपी ने रिसोर्ट बनाया है रामगढ़ नैनीताल में, इसलिए दिया था क्या वक्त? ये थी सदके ज़कात की जमीन। इनके दूसरे मुजफ्फरनगर के सांसद सईदुज्जमा कलियर में हवेली ग्रैब करके बैठे हैं वक्त की, ये था क्या वक्त का मामला? चोर बन के बैठे हैं कांग्रेसी और हमदर्दी का नाटक कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कई 1000 बीघे जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट, हयात बन गया, होटल हयात वक्त की जमीन पे। अरे बनवाया किसने है तो बताओ? कह रहे हैं ये फला टावर फला आदमी का, वक्त की जमीन पे दिया किसने है तो बताओ? इसलिए हमने कहा वक्त लूट के अड्डे बन चुके हैं, इनकी सीबीआई जांच करनी चाहिए, एक एक पैसा गरीबों का हक कराइए। सरकारें तो आपकी हैं, गरीबों में देना चाहिए। सादाब साहब, सरकारें आपकी हैं, कराइए ना जांच, कौन रोक रहा है? खेमचंद शर्मा को मालूम है। तभी तो कहा 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल में जो इन्होंने पाप किया वो सबके सामने कराइए, घसीट के बंद करिए ना, वक्फ लुटेरों को बंद करिए, गिरफ्तार करके बंद करिए, जवानी जमा कर छोड़िए। हॉस्पिटल्स आपको इन वक्त की जमीनों पे देखने के लिए मिलेंगे, बच्चों के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम देखेंगे, हमने देखा, हम आगे भी देखेंगे, हम आगे भी देखेंगे। शुक्रिया खेमचंद शर्मा। ठीक है, अब सादाब साहब, अब जरा खेमचंद जी को ले लें, काफी देर से बैठे हुए, बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई इनके मन में, चूंकि चेहरे से हम इनको भाप जाते हैं, हमारे लगातार बैठते हैं, पुराने साथी हैं। बोलिए खेमचंद शर्मा, अभी ये बात आई कि ठीक है, आपने जो जैसे 5 मसले एतराज किए थे उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट ने कहे, तो अल्टीमेटली तो फिर कहीं ना कहीं राहत मिली ना लोगों को, जो पीड़ित पक्ष था। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद, आपने मेरा भी ध्यान किया। देखिए सादाब साहब को आप शिकायत करिएगा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। बोलिए। मैंने धन्यवाद किया, शिकायत नहीं की। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं जिनसे हमारी लगातार चर्चा होती रहती है, तीखी बहस होती रहती है, उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली 5 टॉपिक इस तरीके से प्रस्तुत किए कि वो सरकार के खिलाफ गए हैं। मित्र, सरकार कोर्ट में नहीं गई, कोर्ट में वो लोग गए जिनके अपने पर्सनल एजेंडा थे। कोर्ट में वो लोग गए जो पर्सनल बेनिफिट उठा रहे हैं। कोर्ट में वो लोग गए जिन्होंने अपना, कुछ लोगों ने एकाधिकार वक्त की प्रॉपर्टी पे किया हुआ था और वक्त को भस्मासुर बनाया हुआ था। आप ये बताइए, वक्त बाई यूजर क्या कोर्ट ने रिजेक्ट किया? क्या कोर्ट ने ये बोला कि ये जो सरकार जो बिल लेके आई है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? खान साहब थोड़ा समय रखिए, मैंने आपको सहरयार साहब आऊंगा मैं, सहरयार साहब आऊंगा, सहरयार साहब मैं आऊंगा, सहरयार साहब मैं आऊंगा, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए भाई, डिबेट को डिरेल मत करिए। सहरयार खान डिबेट को डिरेल मत करिए, मैं बहुत साइजगी से चलाता हूँ। बोलिए खेमचंद, बोलिए। की जगह दलाल रख दीजिए। अभी मुझे दलाल कह रहे थे, इनको दलाल को ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी शराफत को, हमारी, अरे आपको दलाल नहीं कह रहे भाई, आपने कोई कब्जा थोड़ी कर रखा है। सहरयार साहब, आपने कब्जा नहीं कर रखा भाई। आप क्यों अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं इनकी बातों को? आपने थोड़ी होटल हयात बना रखा है, जिसने बनाया वो डरे। बोलिए खेमचंद, जल्दी से। नहीं, जल्दी से मेरे को 1 मिनट तो कम से कम देना। आपने 40 मिनट दे दिया, मैंने 2 तो दे दिया भाई महाराज। और बोलो। मैं यार, मेरे को लगेगा टाइम, क्योंकि सबको सुना है। कन्वीनियंटली इन्होंने एक करके सारी चीजों को, कैसे भस्मासुर बोल रहे हो? पहले उसमें सॉरी बोलो। मीटिंग अरे सहरयार साहब सुन लो। ये बदतमीज आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, किसी को सर्टिफिकेट मत बांटिए। इस कार्यक्रम में तमाचा पड़ा है, इस कार्यक्रम में लाल हो रखा है, सर्टिफिकेट नहीं बांटते हम। स्टेशन में आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए। आपने अपनी बात रख ली, मैंने आपका मान सम्मान अरे बोलिए भाई, अपने विषय पर आइए, उन पर छोड़िए, आप बोलिए। बीच में मडक की तरह टपक रहे हैं, ऐसे कैसे डिस्कशन होगा? आप इनको म्यूट करिए। अगर ये शालीनता से नहीं डिबेट कर सकते, बोलिए। ही शुड नॉट बी देयर। ये मेढक की तरह फुदक रहे हैं बीच में, इनमें कोई शालीनता वाली चीज नहीं है। आपने भस्मासुर बनाया, जिसकी प्रॉपर्टी पे नजर डाल दी, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का काम आप लोगों ने किया। और कांग्रेस ने लगातार इस वक्त को, उन्होंने ऐसी शक्तियां दी जो 1 साइडेड नुकसान पहुंचा रही थी, ना सिर्फ हिंदुओं को, ना सिर्फ क्रिश्चियंस को, ना सिर्फ सिखों को, ना सिर्फ पारसीज को, लेकिन गरीब मुसलमान को भी नुकसान पहुंचा रही थी।
विधवा मुसलमान बहनों को नुकसान पहुंचा रही थी, डिवोर्सी मुसलमान बहनों को नुकसान पहुंचा रही थी, बिना उनकी सहमति के प्रॉपर्टी हड़पी जा रही थी। और प्रॉपर्टी पे आप जैसे शहजाद खान जी, आप जैसे कुछ लोग सहरयार साहब शांत हो जाइए भाई। ये डिटेल कर रहे हैं कि मैं जो पत्रकार महोदय ने जो झूठ बोला है उसको एक्सपोज मैं कर दूं। पत्रकार महोदय लगातार कन्वीनियंटली अपनी ओर से वन साइडेड बात कर रहे हैं। पहला तमाचा इनके मुंह पे खेमचंद किया कि ये झूठ संविधानिक बोलने है, की तुम्हारी हम इसको पुरानी रिजेक्ट आदत नहीं है। करेंगे। तुम्हारी दूसरा औकात तमाचा इनके तुम्हारी मुंह औकात पर किससे कि ज्यादा वक्त कुछ बाई नहीं है, यूजर, सिर्फ वक्त झूठ बाई बोल सकते यूजर हो जिस पे ये और ज्यादा हंगामा ऐसी मचा स्थिति रहे थे। में कोर्ट ने कुछ कहा भी बोलोगे। ये तो अंग्रेजों के जमाने से था तुमने जब कि जो अगर लोग प्रॉपर्टी सुप्रीम ऐसी कोर्ट है ने तो तीनों उसका चीजें रजिस्ट्रेशन होना खारिज की चाहिए। है उस और जो प्रोविजन को 5 मांगे कैंसिल थी नहीं किया। वो ये पांचों अपने तुम्हारी आप में सेकंड रिफंड बड़ा की तमाचा गई है जो उन मांगे लोगों पे थी। जो कट्टरपंथी तो लोग हैं, निश्चित रूप उन से लोगों के चेहरे इसीलिए मैं पे कहता जो हूँ देश के बारे में नहीं भाजपा तीसरा आरएसएस के पत्रकार लोग महोदय गोबर ने खा एक के बात हाईली करते ऑब्जेक्शन हैं, बात कही। इसलिए इन्होंने उनके कहा मुंह से कि गोबर हिंदू जैसी मेंबर सुनाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, दर्शकों को सुनाई नहीं पड़ रहा, कोई फायदा नहीं। बारी बारी से वक्फ बोर्ड जैसा हाल होगा डिबेट का मारी। मुझे लगता है इतनी बदतमीज और रह गया हो, जितना बदतमीज और बेहया हो उस स्थिति में तुम्हारे लिए बेहयाई से तुम बात करते हो। तुम्हारे पास में अजय जी प्लीज, खेमचंद जी, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है भाई, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है ये। तुम्हारे कोई कंपल्सन नहीं किया है। सरकार के पड़ा है, मेंबर नॉन मुस्लिम मेंबर एक बड़ा थप्पड़ है जो आप कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होने चाहिए। ये ऐसे कट्टरपंथियों के मुंह पे बड़ा थप्पड़ है। ठीक है खेमचंद, अजय जी प्लीज, खेमचंद शर्मा, अजय जी ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए भाई, हो गया। खेमचंद शर्मा शांत, अजय जी प्लीज, अजय जी, खेमचंद शर्मा, अजय शुक्ल जी शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए प्लीज। सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप लोग भाई। सरकार की इंटेंशन, सरकार के बिल को अप्रूव करने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और जितने भी शिकायतकर्ता जो अपने नाम छुपाने के चक्कर में थे, आज कोर्ट ने उनका किसी का नाम नहीं लिया और सिर्फ कुछ पिटीशन को स्वीकार किया था, क्योंकि इनमें होड़ बची हुई थी कि हम कैसे संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करिए, आप लोग गलत बात है भाई, ऐसे नहीं चलता है। एक दूसरे के प्रति इतनी अपने पत्रकार के कहने में आंकड़े, झूठे शब्द और झूठी टर्मिनोलॉजी उस डिबेट में यूज कर रहा है। झूठी टर्मिनोलॉजी आपने यूज की, आपने हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया कि हिंदू अगर मेंबर हो गए तो मिसयूज होगा। बिल्कुल मिसयूज नहीं होगा। हिंदू इस देश में मेजॉरिटी में पैदा हुए हैं, और नहीं तो ये देश सेकुलर नहीं होता। वही और आप हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हो, ये अपने आप में दिखाता है आप पत्रकार महोदय पत्रकार के साथ चर्चा कहाँ से कहाँ चली गई, चर्चा वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए थी, कहाँ चली गई अडानी व्यक्तिगत हमले, अच्छी बात नहीं है। आप दोनों लोग रुकिए भाई, अजय जी और खेमचंद रुकिए, वो क्या बताएगा, कोई मतलब नहीं, आवाज भ्रष्टाचार के सिवा 10 मिनट बोले आप मेरे टाइम में चिल्ला रहे हैं, अपने आप में दिखाता है। दोनों लोगों को आमने सामने ले लीजिए, जरा लड़ी ले लीजिए। गरीबों की जमीन बार बोलना पड़ रहा है, ये अपने आप में दिखाता है। दुर्गेंद्र भाई, संख्यकों की जमीन, अब मैं तो बोल के हट गया ना, आप चुप हो रहे हैं ना वो चुप हो रहे हैं, क्या करूं, खत्म कर दूं चर्चा यहीं पे। मैं आपको भी अनुरोध कर रहा हूं, उनको भी कर रहा हूं, भाई व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं आप लोग,
व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, व्यक्तिगत मत होइए। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं आप लोग। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मेरे को ठीक से चलाने की जरूरत नहीं, मेरे को इनकी तरह गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं टीवी पे, और टीवी पे इनकी तरह गाली करने की जरूरत नहीं। हमारी पार्टी ने जो अडानी अंबानी के नौकर वो अच्छी इंटेंशन से किया है, अच्छी नियत से किया है, और आज कोर्ट ने उसको सेकंड किया। अडानी अंबानी का नौकर किसके लिए काम करेगा? दुर्गेंद्र यार मैं हूँ भाई, क्या करूँ जब यही लोग आपसी में कर रहे हैं डिबेट, तो मेरी भूमिका कहाँ बची? या तो मैं या तो आवाज बंद कर दूं, या तो मैं आवाज बंद कर दूं, मैं करता नहीं हूँ। और आप बातें कर रहे हो देश से गद्दारी की। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मुस्लिम लीग के साथ देश को इन्होंने कहा। अजय जी प्लीज आप मत करिए ऐसा, अजय जी ऐसा मत करिए। आप बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, ऐसा मत करिए भाई प्लीज। आप बहुत ही वरिष्ठ हैं, कहाँ आप उलझ रहे हैं? ठीक है, दुर्गेंद्र भाई फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मत उलझिए। आपका एक जो मुंह पे पड़ा है, आप इस देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप चेहरा देख लो। आज कोर्ट का जो तमाचा पड़ा हुआ है उसकी फ्रस्ट्रेशन है। अब ये तमाचा ही भी लड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी के पड़ा है, चलिए लड़ लीजिए, मैं बैठ जाता। मोदी सरकार पड़ रही है, तमाचा आदित्यनाथ के पड़ा है, मुंह पे पड़ रहा है, जो पत्रकार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुखोटा पहन के पार्टियों की करते हो, उनकी बैंकिंग करते हो, प्रॉपर्टी है उसको मिसयूज कर रहे थे, उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे थे। पर्सनल नहीं अजय जी प्लीज, पर्सनल नहीं, पर्सनल हमले मत करिए। अजय जी दोनों लोग पर्सनल हमले नहीं, डिबेट बड़ी महत्वपूर्ण थी और आप लोग पर्सनल हमले करके इसको आपने निजी डिबेट बना दिया। आप जैसे लोग जब देश में रहेंगे इस देश का संविधान मजबूत रहेगा। अशोक तिवारी जी आप भी कुछ बोलेंगे? अशोक तिवारी जी बोलिए, आप भी कुछ बोलिए। संविधान के तहत ही काम हुआ है, इसलिए आपसे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पड़ रहा है। और आपकी चोरी को रोकने का काम ये कानून करेगा, डकैती को रोकने का काम ये ठीक है। अशोक तिवारी ठीक है, अशोक तिवारी से रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग डकैती डाल रहे हैं। अशोक तिवारी बोलिए, चोर कौन है भाई? अजय जी अलग चर्चा कर लेंगे इस पे प्लीज। दुर्गेंद्र भाई प्लीज अजय जी खेमचंद को उकसाइए मत। आप उकसा देते हुए घंटा हमारी डिबेट को डिरेल कर देते हैं, उकसाइए मत। आप लोग बड़े गहरे मित्र हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए अपनी मित्रता। बोलिए अशोक तिवारी बोलिए। जी सर, मैंने कहा खेमचंद कह रहे हैं कि सब लूटे ले रहे हैं भाई आप लोग, विपक्ष के लोग। जी सर देखिए, ये लुटेरे हैं जो देश का पूरा देख रहे हैं। मैंने पूरे विपक्ष नहीं बोला दुर्गेंद्र भाई, मुझको बोलना मेरे मुंह में अपनी बात न डालो। मैंने अच्छा आप बोल दो, आप जो कह रहे हो पत्रकारों को बोला। अच्छा आप बोल दो। जी मैं शालीनता से बोल रहा हूँ। पत्रकार किसी सादाब शम्स फायदा ले रहे हैं आपके दल के। हम लोग कोई वक्फ बोर्ड के सदस्य नहीं है, ना हम लोगों के कोई हयात होटल खड़ा हुआ जा रहा है। जी सर बोलिए। आज का जो समय है सर, आज का समय, आज जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कानून लाती है जो कि जनहित में नहीं होते हैं और संविधान के भी सम्मत नहीं होते हैं, तब हमारी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की मैं प्रशंसा करता हूं। आज सर्वोच्च न्यायालय के बल पर यह देश अपने को सुरक्षित मानता है। आज इतना अहम फैसला है, अब ये हम कहें तब पता चलेगा। अरे हम कहीं देते, चलो हम नहीं कह देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का तमाचा है आज सरकार के ऊपर। तमाचे में तो बवाल हो गया यहाँ, किस पर तमाचा, किसका तमाचा? आप फिर तमाचा लेकर आ गए। वो फैसला ना आता तो हमारा दिलो दिमाग कहाँ था? एक प्रेशर कुकर की सीटी बंद कर दी जाए, जिस तरह से दबा दिया जाए देशवासियों को, ऐसा था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, आज उससे जो है जनहित कायम हुआ है। आज जनता के हित में फैसला आया है इस सर्वोच्च न्यायालय का। आज जो सीटी बंद कर दी गई थी कुछ कुकर की, वो सीटी खोल दी गई है। आज हम खुद नहीं रहे हैं,
आज हमारा दमन नहीं हो रहा है, हमें आजादी मिली है जिस तरह से कि आज जिलाधिकारी को जो पावर दिए गए, शॉर्ट में मैं इनको आंसर दे दूं। आज पावर नहीं बहुत है। जल्दी बोलिए, आज जिस तरह से ठीक, अशोक जी कंप्लीट करिए जल्दी से, मेरे पास 40 सेकंड बचा, मैं खत्म करूंगा। आज जिस तरह से जो है सीईओ की बात थी कि उस पर राहत दिया है कोर्ट ने ये भी राहत दिया है कि कम से कम हिंदू रखे जाए, 3 की संख्या मुकर्रर कर दी है। ठीक है, इससे राहत मिली है आज। ठीक है, मैं शॉर्ट में जवाब दे दूं। हाँ दीजिए खेमचंद। अशोक जी चूंकि शालीन व्यक्ति हैं, इसलिए इनको बोलने दीजिए भाई, पूरा बोल ही नहीं पाए। प्रेशर कुकर की सीटी प्रेशर इधर बन रहा है ज्यादा, सीटी तो निकल गई जो निकलनी थी। देश खुश है आज जी। बोलिए खेमचंद, बोलिए जल्दी से, बहुत जल्दी कंप्लीट करिए। देखिए आदरणीय अशोक जी को अगर ये चीज पसंद है कि उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी एक्सेप्ट किया गया है, मैं उनको बधाई देता हूं। इसका मतलब अब आप आगे से कम मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएंगे, लोगों को नहीं बरगलाएंगे। और वक्त भाई यूज, अब अशोक भाई सुन लो, मैंने कम से आपने मेरे को इंटरव्यू नहीं किया, मैंने आपको नहीं किया। लेट मी नाउ कंप्लीट सेकंड। अगर वक्त भाई प्रॉपर्टी को आप अपने शब्द इनके मुंह में डाल रहे हैं, तो गलत बात है ना फिर। इसका मतलब अब आप आगे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाओगे, ये बिल्कुल सही है। वक्त भाई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो डिनोटिफाइड हो सकती है, वो गलत है। इसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया है, तो मैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, बहुत शुक्रिया अजय जी, खेमचंद शर्मा, अशोक तिवारी, शहरयार खान, आदित्य मित्तल जज साहब। इस तमाचे के चक्कर में वो डिबेट ही छोड़कर चले गए, पॉलिटिकल लोग इसका तमाचा उसका तमाचा करने लगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का